बहुत स्लो आ रही है। हाँ सर माइक का ऑप्शन म्यूट करो। चलो स्क्रीन शेयर करो, स्टार्ट करें। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? चलो आज कल का एक रिवीजन करके हम स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? चलो हाँ, कल ही हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था 2a गिरी। हाँ सबको मैं दिख रहा हूँ सबको? यस सर। पीपीटी दिखाई दे रहा है सबको? यस। क्या सभी बच्चों को पीपीटी दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स में टाइप करें, क्या सभी बच्चों को पीपीटी दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कल जो हमने पार्ट पढ़ा था उसी को एक बार जल्दी से रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो कल हमने क्या कहा था कि
कल हमने लास्ट में क्वेश्चन देखा था 2a गिविंग 3b + 4c, ये मैंने आपको समझा दिया था। और इसके पहले आगे बढ़ने के पहले हम जो है कल का एक छोटा सा रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। तो उसके लिए देखें आप ध्यान से, एक बार मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाए बेटा। अरे वो पेज ऐड किया था ना, वो कहाँ गए? इसमें 2 पेज ऐड किए थे ना अपने, इसके बाद वो आई नहीं। इसके पहले 2 पेज ऐड किए थे अपने। तो देखो बेटा, अब आ रही है क्या मेरी आवाज? अब आ रही है क्या आवाज? देखो आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है क्या आवाज? ठीक है। तो चलो मैं वापस से एक बार, कल से हम जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो हमने कल क्या कहा था कि कल हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। और रेट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ रहे हैं
कि केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है 3A गिविंग 4B + 5C। तो अगर A का रेट हमें लिखना है कि भाई A का एक विकारक के अभिकारक के लिए हम क्या लिखते हैं कि अभिकारक के विलुप्त होने की दर, तो विलुप्त होने की दर को हम ROD से दर्शाते हैं। अभिकारक A के लिए लिख रहे हैं तो ROD of A will be equals to -dA/dt and equals to -ΔA/ΔT। हम -dA/dt से हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये ताक्षणिक वेग को दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है क्योंकि अभिकारक की रेट है। -ΔA/ΔT, माइनस का मतलब अभिकारक की दर, और डेल्टा दर्शा रहा है कि ΔA/ΔT, ये यहाँ पर डेल्टा आएगा, और डेल्टा का मतलब ये दर्शा रहा है औसत वेग को। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जब भी डेल्टा आ रहा है तो डेल्टा का मतलब वो दर्शा रहा है किसको, औसत वेग को। और जब आपके पास dA/dt आ रहा है तो वो दर्शाएगा किसको, वो दर्शाएगा आपका, तात्क्षणिक। यहाँ पर इसको डेल्टा कर देते हैं, सो दिस विल बी -ΔA/ΔT। इसी प्रकार B का दर प्लस dB/dt, क्योंकि उत्पाद है तो प्लस आएगा, और यहाँ पर ΔB/ΔT ये एवरेज रेट को दिखा रहा है। C के लिए हमने दिखाया कि dC/dt ताक्षणिक वेग को दिखा रहा था, और ΔC/ΔT ये हमारे पास किसको दर्शा रहा है, औसत वेग को। ठीक है, अब देखें कि अगर हमने क्या कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग क्या होगा कि उसको हम अभिकारक के प्रति मोल के लिए लिखते हैं या उत्पाद के प्रति मोल के लिए लिखते हैं। यहाँ पर ये जो उनके गुणांक है, A का गुणांक 3, उत्पाद B का गुणांक 4, C उत्पाद का गुणांक 5, ये गुणांक इनके मूलों को दर्शाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो A का रेट आपने लिखा है -dA/dt, A का विलुप्त होने का दर, ये 3 मोल के लिए, और हम अभिक्रिया का दर 1 मोल अभिकारक या 1 मोल उत्पाद के लिए लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ROR लिखेंगे हम पहले तो अभिकारक या उत्पाद की दर को लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया -dA/dt, और हम प्रति मोल के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर A के मोल, A का गुणांक 3 है, मतलब गुणांक 3 होने का मतलब अगर आप उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो अभिक्रिया की दर को वो दर्शा देगा। ठीक है, मैं स्लो कर देता हूँ। यहाँ पर आगे आप बढ़ेंगे, अभी आगे देखो, आगे उत्पाद कौन है, B, तो B का हम रेट लिख देंगे। B जो है उसके लिए रेट क्या हो जाएगा, dB/dt, और उसका गुणांक कितना है, 4, तो हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जब भी जो भी गुणांक है अगर आप उससे डिवाइड कर देते हो तो अभिक्रिया की दर आ जाती है, क्योंकि अभिक्रिया की दर उत्पाद या अभिकारक के प्रति मोल द्वारा दर्शाई जाती है। इसी प्रकार यहाँ dC/dt लिखा जाएगा, और इसका गुणांक C का 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें दर्शाएगा कि ये दर्शा देगा कि अभिकारक की ये अभिक्रिया की दर है। अब यहाँ पर -dA/dt ये हम लिख चुके हैं कि ROD of A को दर्शा रहा है। तो अगर हमें ROR का रिलेशन निकालना हो A के विलुप्त होने की दर, ROA का मतलब है बेटा, ROA का मतलब C के निर्माण की दर, जिसको हमने कल ROF भी लिखा था, तो आप ROF भी कह सकते हो, आप ROA भी कह सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो यहाँ पर इसको ROFB भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मेशन या अपीयरेंस एक ही बात है। अब यहाँ पर हम -dA/dt इतने पार्ट को क्या कह रहे हैं कि ये ROD of A को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ROD of A बटा 3 इज इक्वल टू dB/dt प्रदर्शित किसको कर रहा है, ये ROA यानी B के निर्माण की दर डिवाइडेड बाय उसका गुणा 4, एंड ये dC/dt प्रदर्शित कर रहा है ROA of C को, और उसका गुणांक कितना है 5, तो डिवाइड बाय 5, ये हमने कल देख लिया था। और इस प्रकार की अगर हमसे ROA ROD और ROA पूछा है तो ये निकाल सकते हैं, या इनके द्वारा ROR पूछा जाए तो ये हम निकाल सकते हैं, ये हमने कल देखा था। फिर मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम अभिक्रिया की जो अभिक्रिया की दर है उसका यूनिट देखें, मात्रक देखें, तो R बराबर ΔC/ΔT होता है। डेल्टा C जो है वो हमने लिखा था कि भाई C का मान जो है सांद्रता, उसको हम क्या लिखते हैं कि मोल बटा आयतन। तो यहाँ पर इसका हमने मान रखा था, तो R क्या आ जाएगा कि डेल्टा C की जगह आप रख देंगे N/V, और ये हमने निकाला था नीचे डेल्टा T। तो यहाँ पर ये आयतन तो हमने कहा था कि कभी भी पात्र का आयतन जो है वो तो नियत रहता है, तो आयतन तो बाहर आ जाएगा, और ये डेल्टा N/ΔT इस प्रकार से हमने निकाल दिया था। अगर यहाँ पे R की मात्रक की बात करें तो जो ऊपर मोल में परिवर्तन है वो किसमें होगा, वो मोल में होगा। यहाँ पर हम इसका लिख रहे हैं कि भाई इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक के लिए कि भाई मोल में चेंज जो है वो मोल में होगा। नीचे आयतन का मात्रक क्या होगा, वो लीटर में होगा, तो ये लीटर आ जाएगा। और नीचे समय है, तो समय में परिवर्तन हम समय के द्वारा बताएंगे। तो इसका मात्रक क्या हो गया कि जो ROR का मात्रक है वो क्या हो गया,
वो हमारे पास आ गया ROR का मात्रक मोल लीटर इनवर्स, और समय को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हम मोल लीटर इनवर्स को कैपिटल M से भी दर्शाते हैं, जिसको मोलरता कहा जाता है। तो मोलरता समय इनवर्स, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का ROR का ये क्या बता रहा है, ये ROR का यूनिट है, या हम कह सकते हैं ROR का ये क्या है, एक तरीके से मात्रक बता रहा है। ठीक है, इतना कल हमने पढ़ लिया था। फिर हमने कहा था कि अगर हमें इसको प्रदर्शित करना हो प्रेशर के पदों में, तो प्रेशर के पदों में हम ROR को कैसे लिखते हैं कि प्रेशर के पदों में सिंपल प्रेशर में परिवर्तन या दाब में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। अब प्रेशर जो है वो किसमें होगा, दाब जो है वो एटमॉस्फेयर में होगा, तो ये नीचे समय किसमें होगा, समय जो भी दिया है, टाइम है तो टाइम, मिनट है तो मिनट, सेकंड है तो सेकंड, या आवर है तो आवर। तो यहाँ पर इस केस में जो इसका यूनिट हो जाएगा मात्रक, वो हमने क्या लिख देंगे कि यहाँ पर जब दाब के पदों में बात करेंगे गैस या अभिक्रिया के लिए R जो है एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स में। फिर अगर आपको दर वो दिया हो वो मोलरता टाइम इनवर्स में कन्वर्ट करना हो एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स में, तो कैसे करेंगे। एक हमने रिलेशन देखा था कि P इक्वल्स टू C इंटू RT, ये रिलेशन देखा था। यहां से हम लिख सकते हैं कि C इक्वल्स टू P बाई RT होता है। और हमने लिखा था कि रेट जो है अगर हम सांद्रता के पदों में लिखते हैं तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर ये C का मान रखें तो ये क्या हो जाएगा, C का मान रखेंगे आप तो यहाँ पर डेल्टा P अपॉन RT, नीचे जो है वो डेल्टा T आ जाएगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर R जो है वो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ROT कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। R इज द गैस कांस्टेंट, हेनरी उसको गैस नियतांक कहते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसका वैल्यू भी बताया जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ पर देखें कि ये जो R आया, ये जो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T है, ये तो बता रहा है दर को, इज इक्वल्स टू ये बता रहा है 1 अपॉन R इंटू T, और ये बता रहा है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो देखो ध्यान से, ये हमें ये बताएगा कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा T ये जो है ये प्रदर्शित कर रहा है कि दर का किसमें हो, मोलरता टाइम इनवर्स में। अब टाइम मिनट आवर सेकंड किसी में हो सकता है। यहाँ पर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T किसको बता रहा है, ये बता रहा है दर एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स में। तो कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि दर मोलरता टाइम इनवर्स में दिया हो, उसको इसमें कन्वर्ट करना हो, तो हम इस रिलेशन द्वारा कर सकते हैं, या दर एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स में दिया हो उसमें कन्वर्ट करना हो तो इस रिलेशन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये डेल्टा C अपॉन डेल्टा T ये मोलरता टाइम इनवर्स में दर है, और ये दाब प्रति समय में इनवर्स है 1 अपॉन RT, जहां पे R का जो मान है वो हम क्या यूज करेंगे, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन, ये R का वैल्यू होगा। और T जो है वो क्या है, T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, और टेम्परेचर जो है वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। तो इतनी बातें जो है वो कल हमने कर ली थी। क्या यहां तक सभी को क्लियर था, एक बार हमने कल का वापस रिवाइज कर दिया है, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हम नया जो है, ये जो कल के हमने कंसेप्ट पढ़े हैं इसको मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। अब हमने कल 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हम इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, 2A गिविंग 3B प्लस 4C, स्लाइड में दिख रहा होगा सभी को। चलो अब आगे देखें, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिविंग C मोल ऑफ C, और ये रिलेशन दिया हुआ है कि माइनस DA बाई DT इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस DB बाई DT इक्वल्स टू 1.5 इंटू DC बाई DT। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन देखें, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है A B C की गणना करें, A अनुपात B अनुपात C की गणना करें। तो यहाँ पर ये पहले ध्यान से समझ लें कि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ये बता रहे हैं क्या, ये अभिक्रिया में रस समीकरण मितिक गुणांक जो है ये उनको दर्शा रहे हैं। तो ABC जो है वो रस समीकरण मितिक गुणांकों को दर्शा रहे हैं, ये रस समीकरण मितिक गुणांक है। देन कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C ये अभी इस रिएक्शन में जो A और B है वो दर्शा रहे हैं कि A और B जो है वो क्या है, वो अभिकारक है, यानी वो रिएक्टेंट से अभिकारक है इस रिएक्शन में। और इस रिएक्शन में C जो है कैपिटल C
वो प्रोडक्ट है। अब आपको बोला गया है कि A:B:C की गणना करें। ध्यान से समझें, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए देखूं कि मुझे ये रिएक्शन दिया हुआ है A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B आपस में अभिक्रिया करके C मोल ऑफ C बना रहे हैं। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ROR लिखूंगा तो ROR बराबर क्या हो जाएगा? ROR बराबर, सबसे पहले अभिकारक A दिखा तो अभिकारक A, उसका A का विलुप्त होने का दर लिखते हैं -dA/dt, और उसका जो गुणांक है उस गुणांक से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका गुणांक कितना है? स्मॉल a। तो हम क्या कर देंगे, स्मॉल a से यहाँ डिवाइड कर देंगे। ये अभी हमने सीखा था रिवीजन में। आगे फिर हमने कहा कि भाई अगला अभिकारक b, तो b के विलुप्त होने की दर को हम दर्शाएंगे -dB/dt से, और इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक b है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे b से। फिर हम आगे बढ़े, हमें दिखा उत्पाद c, तो उत्पाद c की यहाँ निर्माण की दर dC/dt, और इसका गुणांक c है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे स्मॉल c से। आ रही बात समझ में? अब आप देखें कि यहां से a की दर और b की दर को अगर मैं आपस में रिलेट करूं तो कैसे रिलेट करूंगा, उसको मैं आगे लिख रहा हूं कि यहां से मेरे पास रिलेशन आएगा कि हम लिख सकते हैं माइनस, इसको मैं आगे रिलेट कर रहा हूं यहां पर कि अगला स्टेप यहां पे देखें कि -dA/dt, ये जो a इधर डिवाइड में, इस a को मैं b के साथ लिखूं तो ये इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, ये उधर डिवाइड में है a, b के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा a/b, और साथ में क्या आ जाएगा -dB/dt। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई a इधर डिवाइड में था, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो a इधर डिवाइड में था मैं c के साथ लिखूं तो इसका रिलेशन क्या बन जाएगा कि दिस विल बी a/c, और ये बन जाएगा dC/dt। तो जो a डिवाइड में था मैंने उसको ले जाके b और c में गुणा कर दिया। सिंपल, ये तो मैथ से इतना तो हम करते ही। तो अब देखो यहां से इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है -dA/dt, ये बराबर आ रहा है किसके? a/b इंटू dB/dt के। और यहां पर -dA/dt इसके बराबर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है कि -dA/dt जो है वो 2 इंटू dB/dt के बराबर में। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस स्टेप को क्वेश्चन वाले में जो गिवन डाटा है उससे, जो गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन उससे अगर हम कंपेयर करें, ये ROD ऑफ A, ये B के निर्माण की दर, और A के विलुप्त होने की दर B के निर्माण होने की दर का A/B अनुपात है। क्वेश्चन में ये 2 दिया है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आसानी से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ से A/B का जो मान है वो 2 आएगा। मैंने इसको कंपेयर कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया इसके साथ, इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, करेंगे तो A/B का मान 2। इसी प्रकार अगर मैं यहां से देखूं कि अगर मैं इसको लिखूं इसके बराबर dA/dt, और ये जो a इधर डिवाइड उधर लिखा है हमने a/c dC/dt, और अब हम इसको कंपेयर करें जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है कि भाई -dA/dt जो है वो इसके साथ कितना है 1.5 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 1.5 हमारे क्या आ रहा है a/c, यानी कंपेयर करके लिख सकते हैं a/c का जो मान है वो 1.5 आएगा। यहां से आप लिख सकते हो कि a की जो वैल्यू है a/b जो 2 आया था वो a + 2 भी है। यहां से आप क्या लिख सकते हो कि c का वैल्यू जो है वो a/1.5 है। अब हमें क्या बताना है, ABC का अनुपात, तो रखें ABC में वैल्यूज A:B:C, ये हमसे पूछा है, तो A की जगह वैल्यू रख दें कि भाई A का मान B की टर्म में, कि A का वैल्यू क्या है 2B, B की जगह B का मान, C की जगह देखें कि C की जगह रख दें A/1.5, यहाँ पर C की जगह रख सकते हैं A/1.5, बट A का मान कितना है 2B के बराबर, तो A को रख दो 2B, तो ये क्या बन जाएगा कि A को उठा दो और यहां से A का मान आप रखेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा कि दिस विल बी A:B:C। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको वापस से लिखूं, एक बच्चे ने कहा कि सर रिपीट करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखें कि भाई A:B:C, यहाँ पर अगर हम इसको दर्शाएं तो A:B:C, और इसको हम बराबर करें तो
ए की जगह हमने रखा कि ए का मान कितना है 2b, इस टू बी की जगह b, और c की जगह मैंने रख दिया क्या a अपॉन 1.5, और a का मान मुझे पता है 2b के बराबर, तो मैं a की जगह 2b रख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 2b इस टू b इस टू, और a की जगह मैंने रख दिया ये 2b अपॉन 1.5, तो ये बन जाएगा 2b और साथ में डिवाइडेड बाय 1.5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और b से b कैंसिल होगा, तो देखो अगली b से b कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, इस स्टेप को मैं आगे लिख रहा हूँ, सभी में b से b कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, ये बचेगा क्या 2:1, और लास्ट में क्या बचेगा 2/1.5, तो दिस विल बी 2/1.5। हम सब जानते हैं 1.5 का वैल्यू क्या होता है 3/2, तो 3/2 लिख दें, सो दिस विल बी 2:1:2, और नीचे 1.5 को लिख दिया 3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2:1:4/3। जब भी अनुपात में आंसर करते हैं तो बटा में नहीं होना चाहिए, तो मैंने पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 3 से हम इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3×2=6:3:4, तो 6:3:4 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ए की जगह बी कैसे हुआ, ठीक है, ए की जगह बी देखें कि भाई ए की जगह बी के लिए हमने क्या किया यहाँ पर कि भाई ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ से देखो आप कि a बाई बी का वैल्यू 2 आया था, तो a इक्वल टू 2 भी हो गया, तो a की जगह की हमने यहाँ पर ही देखो आप कि माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू ए बाई बी इंटू माइनस डी बी बाई डी टी, तो ये यहाँ पर इसका गुणांक a बाई बी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी का दुगना है, तो दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो a बाई बी का मान जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर, तो a इक्वल टू 2 भी रख दिया। कितने बच्चों को इक्वेशन क्लियर है, कितने बच्चों को इक्वेशन क्लियर है, ठीक है, तो जो बच्चे कह रहे हैं सर एक बार वो समझा दो, तो इसका देखें प्रिंटेड सॉल्यूशन में समझा रहा हूँ, ठीक है ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है वो देखें प्रिंटेड सॉल्यूशन, देखें स्लाइड में देखें, हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है a मोल्स ऑफ a प्लस b मोल्स ऑफ b प्लस c मोल्स ऑफ c, यहाँ पे हमें बताना है स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c का अनुपात, ये हमें बताना है। मैंने इस रिएक्शन से, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इससे मैंने अभिक्रिया का दर लिखा ROR, तो ROR के लिखते हैं कि भाई पहले तो लिखेंगे dA बाई dt, ये dA बाई dt, और a जो है अभिकारक है तो माइनस साइन के साथ, इसका गुणांक क्या है a, तो a से हमने डिवाइड कर दिया, फिर हमने लिखा b का दर, तो b का दर क्या हो जाएगा माइनस dB बाई dt, इसका गुणांक b है तो b से डिवाइड कर दिया, फिर हमने c का रेट लिखा तो dC बाई dt, इसका गुणांक c है तो c से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस a को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये a उधर गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस dA बाई dt, और ये a उधर चला गया तो ये गुणा में a बाई b, और ये साथ में माइनस dB बाई dt, ये a उधर चला गया a बाई c dC बाई dt। अब ये जो देखो कि यहाँ से माइनस dA बाई dt जो है वो माइनस dB बाई dt की a बाई b टाइम्स, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइनस dA बाई dt जो है वो माइनस dB बाई dt के बराबर है, तो आप इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर दीज टू रिलेशंस, इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से a बाई b का जो मान है दिस a बाई b विल बी इक्वल टू 2, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 2b। इसी प्रकार इस a को, ये जो a था इसको हमने उधर मल्टीप्लाई में लेके गए तो ये क्या बन गया a बटा c, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा कि माइनस dA बाई dt जो है वो a बाई c dC बाई dt है, तो यहाँ पर a बाई c और ये a और c में रिलेशन क्या है 1.5, तो यानी यहाँ से वैल्यू क्या आ गया कि a बाई c जो है वो 1.5 के बराबर है, 1.5 को हम क्या लिखते हैं 3/2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं का जो c का वैल्यू है कि भाई दिस a विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू c, तो यानी c का वैल्यू क्या आ जाएगा a का वैल्यू 3/2 इंटू c, या हम इस प्रकार से निकालें कि भाई यहाँ पर सिंपल इतना रहने दें कि a बाई सी जो है वो 1.5 इक्वल टू 3/2, इसको आगे देखें अगली स्लाइड में कि ये हमने a बाई सी का वैल्यू निकाला 1.5, c इक्वल टू यहाँ से c को उधर लेके गए तो c इक्वल टू a अपॉन 1.5 ये का, अब a इज टू b इज टू c निकालना है, तो a इज टू b इज टू c की जगह हमने a का वैल्यू रख दिया ये a अपॉन 1.5,
a अपॉन 1.5, a का वैल्यू 2b आया था, a की जगह 2b रखा, b की जगह b और c की जगह कि भाई a की वैल्यू जो है वो 2b आई थी यहाँ से, तो 2b रख दी, b से b कैंसिल हो गया, तो ये b से b कैंसिल, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 अपॉन 1.5, 1.5 को हमने लिखा दिस इज 3/2, तो 3/2, तो 3 नीचे बचा, 2 चला गया ऊपर, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 2:1:4/3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6:3:4। क्या ये सभी को क्लियर है? अब सभी बच्चों को क्लियर है अब ये? ओके ठीक है बेटा, ओके 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 बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सब बच्चे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करें। आपको दिया हुआ है कि ट्वाइस, एक अभिक्रिया दी है, ट्वाइस ऑफ NO2 गिविंग ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2। आपको दिया हुआ है NO के निर्माण की दर 6 ग्राम प्रति मिनट, ये NO के निर्माण की दर दी हुई है और आपसे क्या पूछा है, NO2 के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए और O2 के उत्पादन की दर। तो जो दिया है मैं लिख लेता हूं कि मुझे ये दिया है NO की निर्माण की दर, तो हम NO के निर्माण की दर को दर्शाएंगे ROANO, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया है 6 ग्राम और प्रति मिनट यानी ग्राम मिनट इनवर्स। तो यहां पर ये हमने लिख दिया। और अब हमसे क्या पूछा, एक तो हमसे पूछा है विलुप्त होने की दर, तो ROD ऑफ NO2 पूछा है कि भाई NO2 के विलुप्त होने की दर कितना होगा, एक तो ये बताएं, और दूसरा हमसे क्या पूछा है कि ये बताएं कि भाई O2 के उत्पादन की दर, तो O2 के उत्पादन की दर को हम कह सकते हैं O2 के निर्माण की दर बताएं। और ये बताना, ये जो दोनों दर पूछी है इनका आंसर भी आपको केवल उसी में करना है जिसमें दर दी हुई है, यानी आपको आंसर करना है ग्राम मिनट इनवर्स में ही, इसका भी ग्राम मिनट इनवर्स में, इसका भी ग्राम मिनट इनवर्स। तो देखो अगर हम सिंपल देखें तो यहाँ पर ROR इज इक्वल टू, सर आपने सिखाया है ROR इक्वल टू ROD ऑफ N2, इसका गुणांक 2 है तो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, फिर सर A का NO के निर्माण की दर, उसका गुणांक डिवाइड बाई 2, और सर O2 के उत्पाद की दर या O2 के निर्माण की दर गुणांक 1 है तो 1। अब सर देखो NO के निर्माण की दर दी हुई है, NO के निर्माण की दर मान रख दें, ROR तो पूछा नहीं है तो हम ROR नहीं लिख रहे, ये नहीं पूछा है तो। अब सर ROD ऑफ NO2 पूछा है, डिवाइड बाई 2, NO का वैल्यू रख दिया कि सर इसके निर्माण की दर 6 है तो ये 6/2 इज इक्वल टू ROA ऑफ O2, और इससे सर यहां से हम निकालेंगे तो ROD ऑफ NO2 ये आ जाएगा कितना कि सर ये आ जाएगा 3 2 6, और सर यहीं से हम लिख सकते हैं, सॉरी हाँ, और यहीं से हम लिख सकते हैं कि सर O2 के निर्माण की दर जो है वो 3 आ जाएगा, 6 और 3 आ जाएगा आंसर। क्या ये सही है? सब बच्चे ऐसे ही मानेंगे कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा? कितने बच्चे कैसे कहते हैं कि सर आंसर यही होगा? कितने बच्चे कहते हैं कि सर आंसर यही होगा? ठीक है। अब देखो बेटा ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें जो दर हम रखते हैं वो दर किस में रखेंगे, वो दर हम, कि हमने क्या कहा था, दर हमने कहा था डेल्टा C अपॉन डेल्टा T होता है। तो दर जो है वो या तो आप लिखेंगे किसमें, मोलरता समय इनवर्स में, या दर आप किसमें लिखेंगे, उसको लिखेंगे मोल समय इनवर्स में। यहाँ पर दर हमें भार के पदों में दी है, भार प्रति मिनट, तो दर कभी भी भार प्रति मिनट जो है उसमें नहीं लिख सकते। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको पहले जो दर दी हुई है कि भाई निर्माण की दर जो है, NO के निर्माण की दर 6 ग्राम प्रति मिनट, तो ग्राम को मैं स्मॉल g लिख रहा हूँ, ग्राम प्रति मिनट, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल प्रति मिनट में। तो ये मोल प्रति मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि भाई NO जो है, NO का अणुभार ये कितना होगा, NO का अणुभार आप निकाल सकते हैं नाइट्रोजन में, कि नाइट्रोजन का 14 होगा और ऑक्सीजन का 16, 14 + 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर इसका निर्माण, इसका अणुभार 30 आ गया, तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा
कि यहाँ पर जो ग्राम प्रति मिनट में, कि हमें पता है मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार बटा अणुभार। तो यहाँ पर दर जो है वो आपको भार के पदों में दी है, लेकिन पहले आपको दर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल के पदों में। तो यहाँ पर जो NO के निर्माण की दर है, उस NO की निर्माण की दर हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे किसके पदों में, मोल के पदों में। तो ये ध्यान रखना, ROR में जब भी वैल्यू पुट करनी है वो हमेशा मोल प्रति समय में पुट करनी है या मोलरता प्रति समय में पुट करनी है। भार के पदों में कभी भी हम ROD में वैल्यू या ROA में वैल्यू या ROR में वैल्यू, ROR के व्यंजक में जब भी वैल्यू रखनी है रेट की, वो हमेशा मोलरता प्रति समय या मोल प्रति समय में ही पुट करनी है, ग्राम प्रति समय में नहीं पुट कर सकते हैं, ऐसा करना गलत होगा। तो यहाँ पर जो हमने निर्माण की दर लिखा है कि भाई ROA ऑफ NO, ये हमें क्या दी हुई है कि भाई NO के निर्माण की दर जो है ये आपको दी हुई है 6 ग्राम प्रति मिनट, और हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे कि भाई दिया गया भार अपॉन अणुभार। तो यहाँ पर कि भाई मोल कैसे निकालते हैं, कि ये हमें पता है कि मोल बराबर, कि जो मोल होता है ये मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। तो यहाँ पर हम अणुभार निकाल चुके हैं, अणुभार कितना आया था, 30 आया था। तो जो NO की निर्माण की दर है उसमें भार में दी हुई है, उसको हम अणुभार से डिवाइड करके उसको परिवर्तित करेंगे किसमें, मोल प्रति मिनट में। तो मिनट की जगह मिनट चल रहा है, बस इतना सा कन्वर्ट किया कि हम ग्राम को ले आए किसमें, मिनट में। और ग्राम को मिनट में लाने के लिए हमने क्या कर दिया, अणुभार से डिवाइड कर दिया। किसके अणुभार से डिवाइड किया, जिसकी रेट लिख रहे हो उसी को मिनट कन्वर्ट किया। तो अब 6/30 रेट आ गया। अब इसका मान हम रख सकते हैं किसमें, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन था। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, कि ROD ऑफ NO2/2, ये जो एक्सप्रेशन था अब आप उसमें रखें वैल्यू। तो आप देखें ध्यान से, अब हमारे पास क्या बन जाएगा कि ROD ऑफ NO2/2 इज इक्वल टू, ये था रेट ऑफ अपीयरेंस NO/2 और इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 डिवाइड बाय 1। अब यहाँ पर मान जो है वो आप रख सकते हैं। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया 1/5। बिल्कुल कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर होता है, लेकिन अगर आयतन नहीं दिया हो और मोल इसमें लीटर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम मोल प्रति मिनट में भी, मोल प्रति समय में भी काम कर लेते हैं। अगर सांद्रता दी है, आयतन दिया है, तो सांद्रता प्रति समय में काम चलता है। अगर आयतन नहीं दिया है तो हम मोल बटा समय में भी काम कर लेते हैं, वो भी चल जाता है। तो यहाँ पर अब आप NO का मान रखेंगे 6/30 यहाँ पर, उसको हम लिख सकते हैं कि 6/30 का मतलब 1/5, और ये क्या हो जाएगा, मोल मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो ये 1/5 यहाँ मान रख दें, यहाँ से इन दो को बराबर करेंगे तो हमारे पास NO2 का निर्माण का दर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, दैट विल बी NO की निर्माण की दर। NO2 का विलुप्त होने की दर कितना आ जाएगा, 1/5 मोल प्रति मिनट। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कि मोल प्रति मिनट में आंसर आ गया। लेकिन वापस से ध्यान रखना कि जब आंसर करना है, आपसे ये पूछा है NO2 का विलुप्त होने की दर बताओ, तो NO2 का विलुप्त होने का दर जो आप बताओगे वो आंसर किसमें करना है, वापस से आंसर ग्राम प्रति मिनट में ही करना है, जिसमें वैल्यू दी है उसी में आंसर आपको करना है। तो अब मोल से वापस जाना है, तो हमें पता है कि भाई मोल बराबर क्या होता है, कि मोल बराबर भार बटा अणुभार होता है। तो यहाँ पर मोल बराबर हमने लिखा भार बटा अणुभार, और अभी हमारे पास मोल आ चुका है, लेकिन दर का आंसर इसमें करना है। तो हम क्या करेंगे, अणुभार से इसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो ROD है, कि भाई अब ROD ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, कि जब भी मोल में हो और आंसर करना है किसमें, ग्राम में, तो अणुभार से गुणा कर दें। अणुभार किसका आएगा, NO2 का। तो NO2 का कितना हो जाएगा अणुभार, 14, तो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का O2 है, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32, और इनटू ये क्या हो जाएगा 1/5। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो 32 + 46 ये हो जाएगा 46/5, और अब ये मोल को हमने अणुभार से गुणा कर दिया, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम प्रति मिनट में। 46/5 को देख सकते हैं 9 पॉइंट, और जो भी आप सॉल्व करेंगे
तो ये 9.2 ग्राम मिनट इनवर्स ये हो जाएगा रेट किसका, ये NO2 का विलुप्त होने का दर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम O2 के दर निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को बराबर करें, तो यहाँ से O2 की दर क्या होगी कि भाई O2 के निर्माण की दर बराबर, यहाँ पे इसका मान रखा कि भाई NO के निर्माण की दर और उसका गुणांक 2, ये कितना था 1/5 इसका मान था और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10, और ये आंसर किस में आएगा, ये आंसर आएगा मोल प्रति मिनट में। हमें आंसर किस में करना है, हमें आंसर करना है ग्राम प्रति मिनट। तो मोल से ग्राम में जाना हो तो हम क्या करेंगे, अणुभार से गुणा कर देंगे। पहले हमने अणुभार NO2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम NO2 की रेट निकाल रहे थे, अब हम O2 की रेट निकाल रहे हैं तो हम किससे गुणा करेंगे, O2 के अणुभार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 32, और 32 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 32 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का अणुभार, तो ये क्या हो जाएगा 3.2 ग्राम प्रति मिनट। तो यहाँ पर O2 के निर्माण की दर 3.2 ग्राम प्रति मिनट और NO2 के निर्माण NO2 के विलुप्त होने की दर थी। तो देखें अब इसी को हम जो हमारा प्रिंटेड स्लाइड है उसमें पढ़ लेते हैं। ये तो हमने इसका थ्योरेटिकली सॉल्व किया। अब देखें ये रिएक्शन आपको दी हुई है, यहाँ पर ROR क्या होगा कि ROR इज इक्वल टू NO2 का विलुप्त होने का दर उसके गुणांक से डिवाइड कर दिया, फिर NO का निर्माण का दर और उसका गुणांक 2, और यहाँ पर O2 के निर्माण की दर उसका नीचे गुणांक आ जाएगा 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब हमें ROD ऑफ N2 कितना हो जाएगा कि भाई इसको उधर लेके जाएंगे 2 उधर चला जाएगा, तो उधर गया तो क्या हो गया 2/2 इंटू RO ऑफ NO, 2 से 2 कट गया 1, ये दिया हुआ है कितना कि 6 ग्राम प्रति मिनट है। तो 6 ग्राम प्रति मिनट को हमने कन्वर्ट किया किसमें कि भाई 6 ग्राम प्रति मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मोल में। तो 6 और इसको डिवाइड कर दिया किससे 30 से, 30 क्या है ये मोलर मास है किसका NO का, तो मोलर मास ऑफ NO ये हमारे पास यहाँ इसको हमने डिवाइड किया, तो 6/30 जब हमने सॉल्व किया तो ये 0.2 मोल प्रति मिनट आ गया। तो ये NO2 का वैल्यू जो है 0.2 मोल प्रति मिनट। अब ये NO2 का वैल्यू जो है आप रख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर इसका मान जो है रख देंगे, तो हमारे पास ROD ऑफ NO2 हमें ग्राम प्रति मिनट में आंसर करना, ये मोल में आ गया, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 इंटू 46, 46 क्या है ये मोलर मास है किसका NO2 का, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया 0.2 इंटू 46 दैट विल बी 9.2। आगे देखें, ये अगला क्वेश्चन है, क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है भार वाला। तो जब भी भार वाले क्वेश्चन आएंगे आप उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उनमें आपको जब भी दर जो है वो ग्राम प्रति मिनट में दी है, ग्राम प्रति मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे मोल प्रति मिनट में, ग्राम को डिवाइड कर देंगे अणुभार से जो भी भार दिया है और उसको कन्वर्ट कर देंगे। और जब ठीक है बेटा ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए सब बच्चे स्लाइड में कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है A से NB, और इसमें पूछा है कि ये ग्राफ है, ये हमें ये जो ग्राफ बता रहा है ये A का ग्राफ बता रहा है, A अभिकारक है, जब t बराबर 0 सेकंड था तो t बराबर 0 पर A की सांद्रता 0.6, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है A की सांद्रता कम होती जा रही है, ये A का ग्राफ है। फिर ये वाला ग्राफ जो है वो B का ग्राफ है, तो 0 समय पर B की सांद्रता 0, 1 सेकंड पे आप देखेंगे कि 1 सेकंड पे B की सांद्रता 0.3 और ये समय के साथ बढ़ रही है, तो ये B का ग्राफ है। अब आपको बताना है ROD ऑफ A, ROA ऑफ B 0 से 1 सेकंड के बीच में ज्ञात करो तथा N का मान ज्ञात करो। तो देखो हमसे क्या पूछा कि ROD ऑफ A ज्ञात करो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में ROD ऑफ A पूछा है, तो ROD ऑफ A क्या लिख सकते हो कि भाई ROD ऑफ A विल बी कि A के लिए क्या लिख सकते हैं माइनस dA/dt, यानी सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। देखें माइनस सांद्रता में परिवर्तन, dA क्या बता रहा है अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, तो अंतिम सांद्रता क्या होगी A की देखें कि भाई 0 से 1 इस टाइम इंटरवल में बतानी है, इस समय अंतराल में बतानी है, तो 1 सेकंड पे जो A की सांद्रता है 1 सेकंड पे A की सांद्रता कितनी है ग्राफ से देखें
कि भाई 1 सेकंड पे ए की सांद्रता 0.5 है, माइनस 0 सेकंड पे ए की सांद्रता कितनी है 0.6, शाबाश, अपॉन समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन कितना है, अंतिम समय 1 सेकंड, प्रारंभिक समय 0, तो कितना आ गया, सॉल्व करेंगे तो 0.1 अपॉन 1, ये हमारे पास ए के विलुप्त होने की दर। कैसे निकाला कि हमने ये सांद्रता रखी कब, 1 सेकंड पे, कि 1 सेकंड पे ए की ग्राफ देखेंगे तो 1 सेकंड पे ए की ग्राफ पे देखो ये डॉटेड लाइन कहाँ पे जा रही है 0.5 पे, मतलब ये क्या बता रहा है कि जब सेकंड 1 सेकंड समय है उस समय ए की सांद्रता 0.5 है, तो यहाँ 0.5 अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, तो 0 सेकंड पे ए की प्रारंभिक सांद्रता 0.6 यहाँ रख दी, अपॉन समय में परिवर्तन 1 माइनस 0, सॉल्व किया, ये ए का निर्माण का दर। इसी प्रकार से सॉरी ए के विलुप्त होने की दर। अब इसी प्रकार से हम बी के निर्माण की दर देखें, तो बी के निर्माण की दर लिखें, निकालने का तरीका वही कि अंतिम दर, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, तो 1 सेकंड पे देखें, बी के ग्राफ पे चले जाएं आप, बी के ग्राफ पे, इस वाले ग्राफ पे, तो 1 सेकंड पे बी की सांद्रता कितनी है 0.3 है, तो अंतिम सांद्रता बी की 0.3 माइनस प्रारंभिक सांद्रता 0 सेकंड पे कितनी सांद्रता है, कुछ भी नहीं है, 0 ही है, अपॉन समय में परिवर्तन, तो समय में परिवर्तन 1 माइनस 0, तो ये कितना आ गया 0.3 अपॉन 1, तो ये बी के निर्माण की दर, ये ए के विलुप्त होने की दर। तो पहले दो क्वेश्चन तो हो गए कि भाई आरओडी ऑफ ए बताएं 0.1, आरओए ऑफ बी बताएं तो आरओए बी हो गया। अब एन का मान पूछा है तो हमें रिएक्शन क्या दिया हुआ है, ए गिविंग एन बी, यहां से हम इनके बीच में क्या रिलेशन निकालेंगे कि भाई ए के विलुप्त होने की दर बटा उसका गुणांक, गुणांक कितना ए, इज इक्वल टू बी के निर्माण की दर, तो बी के निर्माण की दर और बटा उसका गुणांक कितना है एन, यहाँ रख दें एन। अब यहाँ पर हम ए का विलुप्त होने का दर निकाल चुके हैं, कितना है 0.1, उसका मान रख दें, ए का विलुप्त होने का दर 0.1 अपॉन नीचे गुणांक कितना है 1, तो नीचे कितना आ जाएगा 1। यहाँ बी के निर्माण की दर, तो बी के निर्माण की दर 0.3 और नीचे आ जाएगा एन, यहाँ से एन लिख सकते हैं 0.3 बटा 0.1, यानी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो एन का मान हो गया आपके पास 3, नॉट 1/3, 1/3 नहीं आएगा बेटा, एन का वैल्यू 3 आएगा, ये एन को उधर लेके जाओगे ना तो एन बराबर 0.31 यानी एन का मान। क्या ये क्लियर है, एन का मान 3 क्लियर है, कितने बच्चों को इक्वेशन क्लियर है, टाइप करें, एन का मान 3 कितने बच्चों को क्लियर है, टाइप करें, एन का मान 3 कितने बच्चों को क्लियर है, चलो ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पर इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट रह गया वो देख ले कि यहाँ पर ये प्रिंटेड सॉल्यूशन है, वैसे तो क्लियर हो गया होगा, नहीं आया तो आप मेरे को फिर कर देना व्हाट्सएप वगैरह, वैसे तो क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको दिया हुआ है, चलो बेटा जिनका भी छोटा मोटा कोई डाउट रह गया हो बेटा, यहाँ पर हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, वो मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर फोकस करें, छोटे मोटे डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक रिएक्शन है ए गैस कन्वर्टिंग टू 2b गैस प्लस सी गैस, इस अभिक्रिया में 10 सेकंड में दाब 100 mmHg से बढ़कर इतना हो गया, तो अभिक्रिया की दर ज्ञात करें mmHg प्रति सेकंड में, दूसरा मोलरता प्रति सेकंड में, और तापमान दिया हुआ 27 डिग्री। तो ध्यान से समझे सभी बच्चे, इस रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, हमें दिया हुआ है ए गिविंग, आपको ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसको ध्यान से समझे, इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें क्या दिया है कि ए गिविंग 2b प्लस सी, इस अभिक्रिया में 10 सेकंड में दाब 100 mmHg से बढ़कर इतना, तो यानी अगर हम प्रारंभिक समय की बात करें जब केवल अभिकारक हमने रखे होंगे, अभिकारक भाई रिएक्शन कैसे होती है कि रिएक्शन में आप अभिकारकों को मिलाते हैं, अभिकारक मिलकर आपस में अभिक्रिया करते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो इसने क्या कहा, इस अभिक्रिया में 10 सेकंड में दाब 100 mm से बढ़कर 140 हो गया। तो जब स्टार्टिंग में आपने अभिकारक ए लिया होगा तो जो प्रेशर रहा होगा, जिस भी पात्र में यह अभिक्रिया संपूर्ण हो रही होगी या कंप्लीट हो रही होगी, उसमें इनिशियल
केवल A प्रेजेंट था t बराबर 0 पर, और t बराबर 0 पर जब A प्रेजेंट है तो जो पात्र पर दाब लगेगा वो भी एक ही वजह से लगेगा। तो इसने क्या कहा, 10 सेकंड में दाब इतने से बढ़कर इतना हो गया, 100 से बढ़कर 140, मतलब 100 mm ऑफ Hg जो है वो क्या है, ये इनिशियल प्रेशर है, या हम कह सकते हैं ये प्रारंभिक दाब है। और प्रारंभ में केवल कौन प्रेजेंट है, प्रारंभ में केवल A प्रेजेंट है, और तो कोई प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि उत्पाद तो थोड़ा थोड़ा समय निकलेगा उसके बाद बनना स्टार्ट होगा। तो t बराबर 0 पर 100 mm ऑफ Hg जो है ये दाब केवल एक ही वजह से है, B और C तो बने ही नहीं होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में समझना ये है कि 100 mm ऑफ Hg ये स्टार्टिंग इनिशियल प्रेशर है, और इनिशियल प्रेशर यानी प्रारंभिक दाब, और इनिशियल प्रेशर कब होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा, और रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब उस समय केवल अभिकारक प्रेजेंट है, बी और सी तो बने ही नहीं। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय पास हुआ उसने कहा 10 सेकंड के बाद, तो टी बराबर 10 सेकंड पे ए का कुछ दाब कम हुआ, क्योंकि ए घटने लगेगा और बी और सी बनने लगेगी। तो ए का जब अमाउंट कम होगा तो एक जो ए पात्र में दाब लगाएगा वो भी कम होगा। तो यहाँ अब ए का दाब 100 माइनस पी लिखा जाएगा। देखो इनका गुणांक 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, यानी इसका 1 मोल खत्म होगा, तो इसके मोल कितने खत्म होंगे, इस बी के कितने बनेंगे 2, यानी इसका दाब अगर 1 mmHg कम होगा ए का, तो बी के 2 mmHg बनेंगे। तो इसी प्रकार अगर ए का दाब पी खत्म हुआ तो इसका गुणांक 2 है, तो ये कितना बनेगा बी का 10 सेकंड के बाद, और सी का गुणांक 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो सी का दाब हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ, ध्यान से समझे, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि 10 सेकंड के बाद, कि आफ्टर 10 सेकंड जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है 10 सेकंड के बाद अभिक्रिया का, वो दिया हुआ है 140 mm ऑफ Hg। और ये 10 सेकंड के बाद जो टोटल प्रेशर है ये किसकी वजह से होगा, ये होगा ए का प्रेशर 10 सेकंड के बाद, प्लस बी का प्रेशर 10 सेकंड के बाद, प्लस सी का प्रेशर, क्योंकि 10 सेकंड के बाद तो सभी प्रेजेंट है, थोड़ा सा रिएक्टेंट खर्च हो गया, थोड़े से बी और सी बन गए, तो बी और सी भी दाब पात्र पर दाब लगाएंगे। तो जितने बी और सी ने दाब लगाया, बी ने लगाया दाब 2p 10 सेकंड के बाद, सी ने कितना दाब लगाया 10 सेकंड के बाद p, और एक जो बचा हुआ एक ही मात्रा है 10 सेकंड के बाद, वो कितना दाब लगा रही है, वो 100 माइनस p, और टोटल प्रेशर का मान दिया हुआ है 140, तो 140 बराबर ए का बचा हुआ दाब 100 माइनस p, प्लस बी का जो बन गया वो कितना 2p, प्लस सी का जो बन गया वो कितना p। इनको आप सॉल्व करेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 2p इक्वल्स टू 140 आ जाएगा। यहां से हम निकाल सकते हैं कि p का मान जो है, सॉरी 140 नहीं, 2p का वैल्यू होगा 40, कि 2p विल बी इक्वल्स टू 40, तो p का मान आ जाएगा 20। ध्यान रखना p प्रेशर है, दाब वैसे तो हम एटमॉस्फेयर में लिखते हैं, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दाब mm ऑफ Hg, तो यहाँ पर p का जो वैल्यू आया वो mm ऑफ Hg 20 में आ गया। अब इसने क्या पूछा कि अभिक्रिया की दर बताएं mm ऑफ Hg प्रति सेकंड में। हमें पता है कि हम दर कैसे लिखते हैं, ROR इक्वल्स टू, सबसे पहले जो अभिकारक A है तो अभिकारक A ROD ऑफ A डिवाइड बाई 1। हम अभिकारक से भी लिख सकते हैं, उत्पाद से भी लिख सकते हैं, या उत्पाद से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई बी के निर्माण की दर गुणा उसका डिवाइडेड बाय उसका गुणांक। इसी प्रकार सी से लिखेंगे तो ROA ऑफ C डिवाइड बाई 1। अब हम यहाँ पर ROD ऑफ A निकाल सकते हैं, तो ROD ऑफ A कैसे निकालेंगे कि ROD ऑफ A विल बी इक्वल्स टू, अगर सांद्रता में बात हो तो सांद्रता में लिखेंगे, और दाब में बात हो रही है तो फिर दाब के पदों में, तो ROD ऑफ A क्या लिखा जाएगा, माइनस dP अपॉन dt, और वो क्या होगा माइनस, अब dP अपॉन dt मतलब जिसकी दर लिख रहे हैं उसी का दर में उसी के प्रेशर में चेंज। तो देखें A का अंतिम दाब कितना है 100 माइनस p, कि 10 सेकंड के बाद जो A का दाब है वो कितना है, कि 10 सेकंड के बाद A का दाब 100 माइनस p है, तो अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक दाब कितना है, कि A का प्रारंभिक दाब 100 है, तो ये तो हो गया दाब में परिवर्तन जो कि dP है, माइनस की जगह माइनस dP यानी दाब में परिवर्तन, बटा
समय में परिवर्तन, तो समय अंतिम समय 10 सेकंड माइनस प्रारंभिक 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ए का निर्माण का, ए का विलुप्त होने का दर आरओडी ऑफ ए वो कितना आ गया कि 100 से 100 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया p/10। p का वैल्यू कितना निकाल चुके हो आप 20, तो ये कितना हो गया 20/10 यानी 2। p किस में है mm of hg में, और नीचे टाइम किस में है सेकंड में, 2 mm of hg प्रति सेकंड में। और ये देखो आप कि हमसे क्या पूछा है अभिक्रिया की दर, तो हमने आरओडी ऑफ ए निकाला, तो जो आरओडी ऑफ ए है वही तो आरओआर है, तो आरओआर भी कितना हो जाएगा कि आरओआर विल बी इक्वल टू 2 mmHg प्रति सेकंड, ये हमारे पास आरओआर। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया कि यहाँ पर 2 mmHg प्रति सेकंड जो है वो अभिक्रिया की दर होगी। सर ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं क्या? बेटा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अब आप चीज ऐसी पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसे नीट में आते हैं क्या? ये सब चीजें बेटा आप घर पे पूछ सकते हो, जब आप फोन करके पूछ सकते हो। यहाँ पे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, लिमिटेड टाइम मिलता है, उसमें आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछें प्लीज। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आरओआर का वैल्यू आ गया 2 mmHg प्रति सेकंड, और ये हमने क्या निकाल लिया अभिक्रिया की दर। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि मोलरता प्रति सेकंड में दर बताएं। तो ये ध्यान रखें कि अभी हमारे पास आरओआर जो है वो आरओआर कितना आया है, वो आया है 2 mmHg प्रति सेकंड, यही आया है। देखिए ध्यान से कि भाई आरओआर कितना आया हमारे पास, आरओआर जो है 2 mmHg प्रति सेकंड। ये ध्यान रखें, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेयर में कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 760 mmHg के बराबर होता है। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि 1 mmHg जो है वो कितना हो सकता है कि अगर मैं दर को कन्वर्ट करूं एटमॉस्फेयर में, तो 1 mmHg विल बी इक्वल टू 1/760 एटमॉस्फेयर। ये इनके बीच में ये प्रेशर की यूनिट भी एटमॉस्फेयर है, प्रेशर की यूनिट mmHg भी है, दोनों में रिलेशन होता है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कि जो अभिक्रिया की दर है, अगर मैं mmHg में प्रेशर ना लिख के एटमॉस्फेयर में लिखूं तो कितना आ जाएगा 2। 1 mmHg की जगह 1/760 एटमॉस्फेयर, और नीचे सेकंड की जगह सेकंड। तो मेरे पास ये दर आ गया 2/760, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/380 एटमॉस्फेयर प्रति सेकंड। ये मैंने दर लिख ली किसमें, एटमॉस्फेयर प्रति सेकंड। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे दर पूछा गया है मोलरता प्रति सेकंड में, और वो भी जब तापमान दिया है 27 डिग्री, जिसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 300 केल्विन होता है। कैसे निकालते हैं, 273 में ऐड कर देते हैं 27, तो केल्विन में तापमान आ जाता है 300 के। तो मुझे मोलरता प्रति सेकंड में दर आंसर करनी है, उसके लिए मुझे दर को पहले एटमॉस्फेयर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा। और एक रिलेशन हमने आज ही देखा था कि भाई हमारे पास P = C/RT था, तो हमने क्या कहा था कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इंटू R इंटू T होता है, ऐसा हमने लिखा था। तो हमें अभी ये कि हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रति सेकंड इसमें दर आ चुकी है, इसका मान यहाँ रख दे कि भाई हमारे पास 1/380 डेल्टा P यानी एटमॉस्फेयर, डेल्टा T यानी सेकंड, इसमें रेट आ चुकी है। तो एटमॉस्फेयर प्रति सेकंड में रेट आ गई, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T सांद्रता प्रति सेकंड में निकालनी है। R का वैल्यू मैंने कहा था कि 0.082 यूज किया जाएगा, इसको हम अगले स्टेप में R का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ अभी RT लिख रहा हूँ कि R का वैल्यू 0.082 और तापमान 27 डिग्री दिया हुआ है तो 300 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा C अपॉन डेल्टा T का मान क्या आ जाएगा, इस RT को लाएंगे तो ये डिवाइड में 1/380, यहाँ पर 1/R का मान हो जाएगा 1.082, और तापमान जो आ जाएगा वो कितना आएगा 300 केल्विन। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो अब जो दर है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/380, और ये इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24.6। तो आप इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से आपके आंसर जो है वो दर का मोलरता प्रति सेकंड में है। ये मैंने आपको इसका सॉल्यूशन समझाया। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? कितने बच्चों को क्लियर है ये वाला? नोट्स बनाने क्या बेटा, ये सब क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। अब आपको लगता है कि मुझे बनाने की जरूरत है तो आप बनाएं, ठीक है बेटा। देखें अब इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन भी आपको दिया है,
तो प्रिंटेड सॉल्यूशन आप देख लीजिए एक बार। इसमें कहीं जितने जैसे मैंने समझाया वैसे का वैसे समझाया हुआ है, किसी भी स्टेप में रिपीट करो। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। देखो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ए गैस गिविंग 2b गैस प्लस सी गैस, ये रिएक्शन दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया में 10 सेकंड में दाब 100 mm से बढ़कर 140 हो गया, तो 0 सेकंड पे दाब इतना है, 0 समय पर न बी प्रेजेंट होगा न सी। 10 सेकंड के बाद ए का दाब कितना बचेगा, 100 माइनस एक्स। हमने 100 माइनस पी कहा था, इसने 100 माइनस एक्स कह दिया। आप दाब को यहाँ एक्स में भी लिख सकते हो और पी में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 100 माइनस एक्स रख दिया। यहाँ पर बी का गुणांक 2 है तो ये 2x और ये x। तो 10 सेकंड के बाद क्वेश्चन में दाब हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा कि ए का बचा हुआ दाब 100 माइनस एक्स, बी का दाब 2x और सी का दाब x। तो ये 100 माइनस एक्स, ये ए का दाब, ये बी का दाब और सी का दाब। और ये दिया हुआ है 10 सेकंड के बाद कुल दाब 140 है। तीनों को ऐड किया, माइनस एक्स से एक्स कटा तो 2x का वैल्यू 40, x का वैल्यू 20 आ गया। आर ओ आर कैसे निकालते हैं कि भाई ए का सांता में परिवर्तन या ए के डेल्टा पी का वैल्यू mm ऑफ hg में नहीं रख सकते क्या? भाई पहले पार्ट में तो हमने mm ऑफ hg में ही निकाला है ना, लेकिन सेकंड पार्ट में पूछा ही मोलरता प्रति सेकंड में है। और मोलरता प्रति सेकंड में आंसर जब ही आएगा जब आपने प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रति सेकंड में रखा हो। तो ये ध्यान रखें कि मोलर प्रति सेकंड में दर निकालने के लिए दाब का जरूरी है एटमॉस्फेयर प्रति सेकंड में होना। उसके लिए हमने mm ऑफ hg को 760 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में आ गया। ये हमने ROR निकाला। यहाँ पर ये 100 माइनस एक्स, ए का अंतिम प्रेशर, ये ए का अंतिम प्रेशर माइनस ए का प्रारंभिक प्रेशर, यहाँ पर 100 आएगा, ये x की जगह दिस विल बी 100। सॉल्व करेंगे x बाई 10, x का वैल्यू 20 निकाला हुआ है, ये 2 mm, ये ए का दर, और फिर हमने 2 mm ऑफ hg प्रति सेकंड इसको कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया 760 से तो एटमॉस्फेयर में, और RT से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ROR आ गया। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड नहीं है, ये मोलरता प्रति सेकंड है। चलिए आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। ये देखें बेटा, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखें सभी बच्चे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें रिएक्शन आपको दिया है कि यहाँ पर x मोल्स ऑफ A जो है वो कन्वर्ट हो रहा है y मोल्स ऑफ B में, ये रिएक्शन है। और एक रिलेशन दिया हुआ है 0.48 प्लस लॉग ऑफ माइनस dA by dt इज इक्वल टू 0.7 प्लस लॉग ऑफ dP by dt। तो x इज टू y यानी x और y का जो अनुपात है वो ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन कि A अभिकारक है, B उत्पाद है, x मोल्स ऑफ B, A जो है वो y मोल ऑफ B बना रहा है, इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है x इज टू y का, x और y का अनुपात जो है आपको ज्ञात करना है। तो देखें यहाँ पर थोड़ी सी लॉग के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। यह हम समझते हैं कि भाई लॉग जो है बच्चा 11-12 तक पढ़ लेता है या 9-10 में पढ़ लेता है। तो यहाँ पर ये मान के हम थोड़ा सा लॉग का आइडिया मैं आपको जरा सा दे दूंगा क्योंकि थोड़ी सी लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कि ये ध्यान रखें कि जो log 3 का वैल्यू है ये होता है 0.477, जिसको हम राउंड फिगर में 0.48 मान सकते हैं। एक तो ये हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। एक ये ध्यान होना चाहिए कि जो log 5 का वैल्यू है वो 0.699 होता है, जिसको हम रफली 0.7 मान सकते हैं। एक log का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर log के अंदर दो टर्म गुणनफल में है log a इंटू बी, तो उसको लिख सकते हैं, उसको log a प्लस log b इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये हमें यहाँ पर log की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि 0.48 वैल्यू, अब आपको ये जो रिएक्शन दी है इसमें यहाँ से आपको एक्स टू वाई का वैल्यू बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई 0.48 जो है ये अपने आप में किसको बता रहा है, log 3 को कन्वर्ट कर दिया मैंने, log 3 में लिख दिया। log माइनस dA by dt, तो उसको एज इट इज मैंने रखा, log माइनस dA by dt को इज इक्वल टू 0.7 का वैल्यू log 5 लिख सकते हैं, तो ये हो गया log 5 प्लस ये log dB by dt, तो उसको मैंने एज इट इज रखा log dB by dt।
अब देखे ध्यान से कि यहाँ ये log a को प्रदर्शित कर रहा है, ये log b को प्रदर्शित कर रहा है, log a प्लस log b। तो हमें पता है log a प्लस log b, log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a इंटू b। तो इनको हमने log का फॉर्मूला लगा दिया log a, तो log a क्या हो जाएगा 3 इंटू log a इंटू b, तो b क्या हो गया माइनस da बाई dt। तो यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा के हमने ये फॉर्मूला लगा के इसको कन्वर्ट किया इसमें, और इसको यहाँ पर फिर जो है वैल्यू रख दी। इसी प्रकार ये log a प्लस log b है, इसको भी कन्वर्ट कर दिया log a इंटू b में, तो ये हो जाएगा log a इंटू 5 db बाई dt। अब हमारे पास दोनों साइड जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए कि log दोनों साइड log के अंदर कुछ ना कुछ है और आसपास में कुछ भी नहीं है, तो हम log से log कैंसिल कर सकते हैं। कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि log a इक्वल्स टू log b, तो सिंपल आप कह सकते हो कि जो a है वो b के इक्वल होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इन दोनों को बराबर करेंगे कि भाई log a इक्वल्स टू log b है, तो जो अंदर वाली वैल्यू है वो आपस में बराबर होगी। log से log कट सकता है, लेकिन तभी कट सकता है जब log a बराबर log b। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 3 इंटू माइनस da बाई dt, और ये किसके बराबर आ जाएगा 5 इंटू dv बाई dt के बराबर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि भाई यहां से लिख सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन को देखें तो यहां से कि भाई ये क्या बता रहा है कि ROR लिखेंगे तो माइनस da बाई dt, इसका गुणांक कितना है x ROR में, ये क्या हो जाएगा db बाई dt, इसका गुणांक कितना है y, तो डिवाइड में y, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा कि माइनस da बाई dt विल बी इक्वल्स टू x बटा y गुणा db बाई dt आ जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे 3 को, तो ये 3 नीचे हमें आ जाएगा, तो ये यहाँ पर कितना बन जाएगा कि दैट विल बी 5 बटा 3 db बाई dt। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई x बटा y जो है वो 5 बटा 3 के बराबर आ रहा है, यानी उनका अनुपात जो है 5:3 होगा। बोलो लॉग वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्लियर है लॉग वाला क्वेश्चन? लॉग वाला क्वेश्चन क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखें, अगली हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, आगे जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेग नियम। तो सभी बच्चे अब ध्यान से सुने, यहाँ तक जितना क्लियर हुआ अच्छी बात है। ऑनलाइन चल रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो सकता है आपको आ ही रही हो, तो वो कल भी मैंने व्हाट्सएप पे काफी सारे डाउट जो है बच्चों क्लियर किए हैं। जिनको छोटे मोटे डाउट रह गए वो व्हाट्सएप पे क्लियर कर लें। अब अगले कुछ समय के लिए हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं वेग नियम। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेग नियम। तो वेग नियम में देखें, यहाँ पर मैं पहले पूरा लिख रहा हूँ और फिर उसको यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में जो है हम जो भी होगा उसको एक बार देख लेंगे। तो वेग नियम जो है, वेग नियम हमें क्या बताता है कि वेग नियम हमें अभिक्रिया की दर, जिसको हम ROR लिखते हैं, ROR को प्रायोगिक तरीके से लिखने का जो तरीका है वो क्या बताता है, वो वेग नियम द्वारा बताता है। तो ROR को प्रायोगिक तरीके से लिखना ये बताया जाता है किससे, ये बताया जाता है वेग नियम द्वारा। तो वेग नियम क्या बताता है, वेग नियम हमें बताता है कि हम यहाँ पर ROR को प्रायोगिक तरीके से लिख सकते हैं। एक बच्चे ने नंबर पूछा है तो नंबर लिख दे रहा हूँ, 9828722930। कल भी लिखा था, आज भी लिख रहा हूँ। तो सब बच्चे वेग नियम पर फोकस करें कि रेट लॉ हम पढ़ रहे हैं। रेट लॉ क्या होता है, वेग नियम। वेग नियम में हम क्या करते हैं कि जो अभिक्रिया की दर है उसको हम प्रायोगिक तरीके से लिख सकते हैं। अब बेटा नाम वाम आप वहीं भी पूछ लेना, जब व्हाट्सएप करोगे नंबर तो दे ही दिया ना नाम। आप बीच में आप यहाँ पर टोकोगे तो टॉपिक कैसे कंप्लीट होगा बेटा? नाम जब आपको नंबर दे दिया तो नाम वहां पूछ लेना। चलिए देखिए कि ROR को प्रायोगिक तरीके से हम वेग नियम के द्वारा लिखते हैं। वेग नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, वेग नियम में इस नियम के अनुसार जो ROR है वो ROR को हम किसके पदों में लिखते हैं, ROR को हम अभिकारकों के यानी रिएक्टेंट के पदों में लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं डायरेक्ट स्लाइड के द्वारा ही समझा देता हूँ कि इसको एक एक चीज लिखना बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट स्लाइड से ही समझ लेते हैं। तो आप देखें स्लाइड में मैं आपको लाता हूं ये कि वेग नियम क्या कहता है कि वेग नियम के द्वारा अभिकारक वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक प्रदर्शन वेग नियम कहलाता है। कि अब वेग नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है वो किस पर निर्भर करता है, वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और इस अभिकारकों की सांद्रता का जो पद है वो उनको हम प्रायोगिक तरीके से वहां प्रदर्शित करते हैं, उसी को वेग नियम कहलाया जाता है। वेग नियम के अनुसार कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी आपके पास जो भी रिएक्शन दिया हुआ है उसमें जो भी अभिकारक है उन अभिकारकों की जो भी सांद्रता होगी उनका गुणनफल वो किस में आएगा, वो वेग के व्यंजक में आएगा या वेग नियम के व्यंजक में आएगा। तो कोई भी रिएक्शन के लिए कोई भी रिएक्शन आपको दी है और आपको उसका वेग नियम लिखना है, तो वेग नियम में आप देखेंगे रिएक्शन के लेफ्ट में जहां हम रिएक्टेंट लिखते हैं वहां कितने अभिकारक आ रहे हैं, उन सभी अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल आप कर दें। तो क्या कह रहा है ये नियम, इस व्यंजक में अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए अभिकारकों की मोलर सांद्रता का गुणनफल कर दें, उसके वो समानुपाती होता है और प्रत्येक पद प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक के साथ प्रयुक्त करते हैं। यानी आपके पास जो भी आपने अभिकारक के पद लिखे हैं उनका घातांक जो है वो कैसे निकाला जाएगा, वो निर्धारित घातांक प्रयोग द्वारा जो है वो हम कैसे निकालते हैं वो आगे बताया जाए। मान लो आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दी है, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं B मोल्स ऑफ B के साथ और उत्पाद बन रहा है। यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B बता रहे हैं अभिकारक को, स्मॉल a और स्मॉल b बता रहे हैं कि स्मॉल a और स्मॉल b जो है ये अभिक्रिया में रस समीकरण मितिक गुणांक है, और जो कैपिटल A और B है वो क्या बता रहे हैं कि वो रिएक्टेंट से वो अभिकारक है। तो जैसा कि हमने ये दो अभी इनकी डेफिनेशन पढ़ी उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि भाई वेग नियम के द्वारा कैसे हम अभिक्रिया का दर लिखते हैं कि वेग सीधे समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, अभिक्रिया में आने वाले जो अभिकारक है उनकी सांद्रताओं के। तो उत्पाद कौन अभिकारक कौन कौन है अभिक्रिया में, ए और बी। तो ए और बी ए की सांद्रता गुणनफल बी की सांद्रता इनके समानुपाती है, जिसमें प्रत्येक अभिकारक का जो घातांक है, ए का घातांक यहाँ पर x है, बी का घातांक यहाँ पर x है, y है। तो जो इनके घातांक है वो कैसे हम निकालते हैं, प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर वेग नियम के द्वारा कि वेग सीधे समानुपाती होगा ए और बी के सांद्रता के, और उनका जो घातांक होगा x और y वो निकाला जाएगा प्रायोगिक तरीके से। आगे देखें, घातांक x और y का मान प्रयोग के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ ले, सुन ले कान खोलकर, कि जो x और y के मान है हो सकता है वो रस समीकरण मितिक गुणांक स्मॉल a और स्मॉल b के बराबर हो या बराबर भिन्न भी हो सकते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है। वेग नियम क्या कहता है कि x और y का मान कि जो भी अभिकारक की सांद्रता के पद वेग नियम में आप लिख रहे हो वो उन अभिकारकों के गुणांकों के बराबर हो भी सकते हैं और बराबर हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। हमने एक नियम पढ़ा था साम्य अवस्था में, जहां पर हम कहते हैं उसको द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। उस द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में तो ये जरूरी है कि वहां पर ये जो घातांक आए वो गुणांकों के बराबर आए, यानी यहाँ पर a की पावर a और b की पावर b आए। लेकिन वो जो कंसेप्ट है वो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम द्वारा आता है, वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स में जो वेग नियम है ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, और प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, ये ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करता है। तो जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स में बात करेंगे तो जो अभिक्रिया की दर लिखी जाएगी या वेग लिखा जाएगा उसमें जो अभिकारक के घातांक है उनको x और y लिखा जाएगा। x और y को हमें गुणांक के बराबर नहीं लिखना है। हाँ, अगर प्रयोग द्वारा हमने निकाला और वैल्यू बराबर आ गई तो हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो कि x और y का वैल्यू a और b के बराबर हो। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। डिसाइड कैसे होगा, प्रयोग द्वारा। कैसे निकालेंगे वो प्रयोग जब आप आगे बताएंगे तो भाई, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखें x और y के मान प्रयोग द्वारा प्राप्त करते हैं, और रस समीकरण मितिक गुणांक के वो बराबर हो भी सकते हैं या उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। आगे देखें,
इस प्रकार अब यहाँ पर हम यहाँ पे हमने क्या लिखा कि वेग जो है वो समानुपाती है, तो हम समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक हमने क्या किया, एक स्थिरांक यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, उसको हमने क्या कह दिया k। तो k क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक। जब भी रिएक्शन में किसी भी इक्वेशन में किसी समीकरण में समानुपाती चिन्ह को हटाना हो तो हम सभी जानते हैं समानुपाती स्थिरांक को हम वहां पर रख देते हैं। तो k एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको क्या नाम दिया गया है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि हम व्यंजक जिसका लिख रहे हैं उसी स्थिरांक को उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा। हम व्यंजक वेग का लिख रहे हैं इसलिए इसको नाम दे दिया क्या, वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर k जो है वो वेग स्थिरांक है। तो यानी इन शॉर्ट आपको ये बोल दिया जाए कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें M1A प्लस M2B ये बना रहे हैं N3C, और आपको कहीं कह दे इस रिएक्शन का रेट क्या लिखोगे, तो आप कह दोगे कि जो रेट होगा दैट विल बी K गुणा A की घात x गुणा B की घात y। ये मत लिखना कि यहाँ पर x की जगह आपने M1 लिख दिया और y की जगह M2 लिख दिया। x और y के मान M1 M2 के हो सकता है x का मान M1 के बराबर हो सकता है x का मान M1 के बराबर ना हो, लेकिन इन जनरल तो हम x और y लिखेंगे, M1 M2 M3 नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर k जो है उसको नाम दिया गया है वेग स्थिरांक। आगे हम इस वेग स्थिरांक के बारे में अभी जानकारी लेंगे। और ये क्या है, ये जो है ये वेग नियम को प्रदर्शित कर रहा है। अब आगे कोई भी रिएक्शन आप लिखोगे उसमें जितने भी अभिकारक की सांद्रता के पद है उनको यहाँ रख दोगे और उनका जो घातांक है उनको x और y से प्रदर्शित करोगे, और साथ में एक जो k है उस k को जो है हम यहाँ पर वेग स्थिरांक लिखें। ठीक है, आगे देखें। अब हम जो है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि साम्य अवस्था में आपने पढ़ा था द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम जो है उसके अनुसार तो क्या होता है कि अगर समीकरण ये दी हुई है तो समीकरण में जो गुणांक है वही घातांक बनते हैं। तो यहाँ पर n1 है और यहाँ पे n2 है, तो ये केवल किस में लगाना है, दिस इज ओनली साम्य अवस्था में ये चीज ट्रू है। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा नहीं लिखेंगे, ये साम्य अवस्था में है। ये बल गतिकी में हम ऐसा नहीं लिखेंगे, बल गतिकी में तो हम प्रयोग द्वारा जो है वो निकालेंगे। तो ये बल गतिकी में ट्रू नहीं है, ये बल गति में नहीं आएगा, ये जो है किसमें ट्रू है, ये साम्य अवस्था में ट्रू है। वेग नियम के अनुसार हमें क्या लिखना है कि वेग बराबर k a की सांद्रता की घात x b की घात y। अब यहाँ पर जो हमने k इंट्रोड्यूस किया है वेग स्थिरांक, उसको अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे कि जब भी कोई समानुपाती स्थिरांक आता है उसको जब भी डिफाइन करना हो तो उसमें जितने भी बाकी वैल्यूज हैं उन सभी को आप 1 1 रख दो। जैसे इस वेग के व्यंजक में, इस वेग के व्यंजक में आपके पास कौन कौन से पद आ रहे हैं, ए की सांद्रता का पद और बी की सांद्रता का पद। तो इनका मान आप क्या रख दें, ए और बी की सांद्रता का मान जो है आप 1 रख दें, और जैसे आपने 1 रखा तो वेग बराबर क्या हो गया, के। यानी अब यहां से हम के को डिफाइन कर सकते हैं कि के का मतलब क्या हो गया, कि के का मतलब ये है कि अभिकारकों की ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, कहाँ अभी तो नहीं हुई, चल रही है, तो उसके बाद सेव कर सकते हैं ना, 2-5 मिनट, हाँ 2-5 मिनट होते ही बंद हो जाएगी, तो मतलब उसके बाद सेव नहीं कर पाएंगे, सेव ये तो हो जाएगी, और रिकॉर्डिंग चली जाती है, वो एंड तो करना पड़ता है ना, हाँ ऑटोमेटिक होगा वो जाएगा, इसलिए तो क्या कर, अभी बंद कर दें क्लास, ये तो भेज ही देंगे अपन, ये तो भेज ही देंगे अपन, और रिकॉर्डिंग जाएगी नहीं जाएगी, चक्कर ये पक्का जाएगी ना। तो देखिए बेटा, हाँ कंफर्म कर लो, बता दो। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जब हमें वेग स्थिरांक को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो यहाँ पर जो ए और बी की सांद्रता के पद आ रहे हैं उनका मान आप 1 1 रख दो, तो वेग का मान के बराबर आ गया। यानी हम अभी वेग स्थिरांक को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि अभिकारकों की इकाई सांद्रता पर उपस्थित वेग को ही वेग स्थिरांक कहा गया है। अभिकारकों की जब एकांक सांद्रता पर जो अभिक्रिया का वेग है उसी को वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो है वो कहा गया है। तो यहाँ पर के का एक और नाम आ गया कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो है वो के को बोला गया है। ठीक है, और के का हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जितने भी अभिकारक है उन सभी की सांद्रता अगर आप एकांक रख दो, 1 मोल प्रति लीटर लिख दो, तो उस समय जो वेग है अभिक्रिया का वेग वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट बात है,
वेग स्थिरांक जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, परंतु ये ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। कि जो K का वैल्यू है वो K जो है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और साथ में वो उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है, केवल K दो ही कारकों पर निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि K किस किस पर डिपेंड करता है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। इस पे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो अभिक्रिया में वेग नियम लिखते हैं, उस वेग नियम में जो समानुपाती स्थिरांक है, वेग स्थिरांक वो किन बातों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वो दो ही कारक पर निर्भर करता है, एक तो तापमान क्या है और एक उत्प्रेरक आपने यूज किया है या नहीं किया है। तो उत्प्रेरक और तापमान पर अभी जो वेग स्थिरांक है वो डिपेंड करता है। ये भी ध्यान रखना कि जो वेग स्थिरांक है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब यहाँ पर आपको डाउट आ सकता है कि कैसे नहीं करता सर। आप यहाँ से K का मान निकालेंगे तो K बराबर क्या निकलेगा, वेग बटा यहाँ तो वेग बटा सांद्रता पद A की घात x, सांद्रता पद B की घात y। तो सर आप कह देंगे सर देखो A और B की सांद्रता की ये विक्रमानुपाती हो गया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप A और B की सांद्रता बढ़ाओगे तो A और B की सांद्रता बढ़ने पर वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उनका अनुपात जो है वो क्या आ जाएगा, वो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी K जो है वो इनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये विशेष ध्यान रखें कि जो K है ये डिपेंड नहीं करता किस पे, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो K अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल किस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड द कैटलिस्ट, इन दो ही चीजों पर ये डिपेंड करता है। आगे देखें। अब यहां पर हमने क्या कहा कि भाई आपने कि भाई यहाँ पर A की घात x आ गया, B की घात y आ गया, सर वेग क्यों बढ़ेगा, सांद्रता, हाँ वेग क्यों बढ़ेगा। देखें कि भाई हमने क्या लिखा, वेग r बराबर, अभी तक आपने क्या लिखा, वेग बराबर k गुणा A की घात, A की सांद्रता x और B की सांद्रता y। आप A बढ़ाओगे, वेग जो है वो समानुपाती है ना भाई, वेग सीधे A की सांद्रता और B की सांद्रता के समानुपाती है। तो A और B बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, समानुपाती का मतलब क्या है, A और B की सांद्रता बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, वेग भी बढ़ रहा है सांद्रता भी बढ़ रही है, तो जो दोनों का जो बढ़ा हुआ अनुपात है वो तो कांस्टेंट ही आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप A और B की सांद्रता घटाओगे तो वेग भी घटेगा, क्यों, क्योंकि वेग सीधे समानुपाती है, और समानुपाती है तो उनका जो है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर अब हम आगे डिफाइन कर रहे हैं अभिक्रिया की कोटि। तो जो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के लिए हमने वेग नियम का ये एक्सप्रेशन लिखा, जिसको हमने कहा कि वेग नियम हम प्रायोगिक तरीके से निकालते हैं और ये अभिकारकों की सांद्रता की घाता का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो वेग नियम का व्यंजक है, इस वेग नियम के व्यंजक में हमने क्या लिखा, A की घात x आया। तो ये x क्या बता रहा है, x बता रहा है A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है। कोटि का मतलब ये बता रहा है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x है। अब ये x का मान क्या है, अगर ये x का मान 1 है तो मतलब रेट सीधे A की घात 1 के समानुपाती है। x का मान 2 तो मतलब ये रेट जो है वो सीधे समानुपाती है A की घात 2 के। यानी x क्या बता रहा है, A के सापेक्ष कोटि, कोटि का मतलब कि अभिक्रिया की दर A की कितनी घात पर निर्भर कर रही है वो कोटि बता रही है। इसी प्रकार B की घात क्या है, y, तो y क्या बता रहा है, B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि जो है वो बता रहा है। तो यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B की घात y। यानी कोटि का मतलब कि y को क्या कह रहे हैं कि y जो है वो B की घातांक है। तो यानी ये y क्या बता रहा है कि अभिक्रिया का जो दर है वो अभिक्रिया का दर B की किस घात पे डिपेंड कर रहा है, उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है B के सापेक्ष कोटि, यानी उसको y से बता रहे हैं। A के सापेक्ष कोटि को x कहा गया है, B के सापेक्ष कोटि को y कहा गया है, और दोनों कोटि को आप ऐड कर दो कि जितने भी यहाँ अभिकारक के पद आ रहे हैं उन सभी का घातांक अगर हम जोड़ दें x प्लस y तो उसको कहा गया स्मॉल n, और वो दर्शाता है अभिक्रिया की कुल कोटि। तो अभिक्रिया की कुल कोटि किसको दर्शाता है कि ये बताता है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन
या अभिकारक या जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारकों के किस किस घात पे डिपेंड करता है, किस किस घात पर निर्भर करता है, और ओवरऑल कोटि क्या है कि जो इंडिविजुअल अभिकारक की घातांक है उन सभी घातांक को जोड़ दें तो हमारे पास n आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन जो है वेग नियम दिया हुआ है कि r बराबर k, a की घात x, b की घात y और कोई एक और अभिकारक आगे c की घात जाए, तो उस केस में जितने अभिकारक आ रहे हैं उन सभी के घातांक को जोड़ोगे तो कुल कोटि आएगी, यानी n का मान x प्लस वाई प्लस जे। तो जितने अभिकारक के पद हैं उन सभी का घातांक जोड़ देंगे तो कुल कोटि आ जाएगा। यह ध्यान रखें कि जो x और जो y और जो n के मान है, जिनको हमने x को a के सापेक्ष कोटि बोला है, y को हमने b के सापेक्ष कोटि बोला है और n को कुल अभिक्रिया की कोटि बोला है, तो कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। यानी जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, यानी जो अभिक्रिया की कोटि है, या a के सापेक्ष जो कोटि है या b के सापेक्ष जो कोटि है, x, y और n इनके मान पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, या इनके मान फ्रैक्शन यानी भिन्नात्मक जो है वो वैल्यू भी हो सकती है। वो कैसे निकालेंगे, वो प्रायोगिक तरीके से निकाला जाएगा। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, तो ध्यान रखें कि जो कोटि है, ओवरऑल जो अभिक्रिया की कोटि है जिसको हम कह रहे हैं n, तो n क्या है, n एक प्रायोगिक पद है, ये प्रैक्टिकल तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, मान लो आपको ये रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन में क्या बोला गया है कि भाई आपके पास 2a प्लस b जो है ये आपस में अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। और जैसे उत्पाद बना रहे हैं, अब आपको यहाँ पर a का गुणांक 2, b का गुणांक 1, तो इस अभिक्रिया का मैं अगर दर नियम लिखूं, वेग नियम लिखूं, तो मैंने क्या लिखा, वेग नियम बराबर r बता रहा है अभिक्रिया की दर बराबर k, a की सांद्रता की घात x, b की सांद्रता की घात y। तो यहाँ पर x का मान मैंने 2 और y का मान मैंने 1 नहीं लिखा है, क्योंकि a का गुणांक 2 है तो मतलब नहीं है कि भाई a की घात 2 आनी चाहिए, या b का गुणांक 1 है तो b की घात y। ये तो दर नियम है, और दर नियम क्या होता है, ये प्रैक्टिकल तरीके से निकाला गया है या प्रैक्टिकल तरीके से निकाला जाएगा कि x और y का मान, यानी अभिक्रिया की दर वास्तव में a की किस घात पर निर्भर कर रही है, या अभिक्रिया की दर b की किस घात पर निकालेंगे। तो अब उसके लिए कुछ जानकारी दी जाएगी, कैसे, जैसे ध्यान से देखें। पहला एग्जांपल, आपको क्या बोला गया, यदि a की सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया की दर दुगनी होगी तो बताओ x का मान क्या होगा। तो आपको ये जानकारी दे दी गई और अब आपसे पूछा गया है कि x का मान बताएं, यानी a के सापेक्ष कोटि जो है वो बताएं। तो उसके लिए बिल्कुल आसान है कि हमने मान लिया कि भाई a के सापेक्ष कोटि x है, तो r बराबर k गुना a की घात x, b की घात y। ये हमारे पास ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन है, या जो हमारे पास वास्तविक वेग नियम जो है जिसमें x और y का मान हमें निकालना है, वो हमने ये मान लिया, ये अपने मन से माना हुआ है। इस अभिक्रिया को देखते हुए a और b अभिकारक है, a और b की सांद्रता पद आ गए, अभिक्रिया यही कहता है ROR। फिर यहाँ a की घात x और b की घात y मान ली। अब जैसा क्वेश्चन में बोलता था वैसे करते जाओ। क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या बोला, a की सांद्रता को दुगना करने पर इसने क्या कहा, a को दुगना कर दो। तो भाई a जो है, a को दुगना करें चाहे 3 गुना करें, k का वैल्यू तो चेंज नहीं होता, k तो केवल टेम्परेचर डिपेंड करता है, वो तो अभी भी k रहेगा। उसने कहा a को दुगना कर दो, तो a की जगह 2 है क्योंकि सांद्रता का दुगना हुआ है। और a को दुगना करने पर बताओ कि भाई अभिक्रिया की दर जो है वो दुगनी हो गई। दुगनी हो गई मतलब पहले दर कितनी थी r, और अब दुगना हो गया मतलब r की जगह 2r। घातांक पहले x था, वो अभी भी x रहेगा, वही तो निकालना है। और b के बारे में, कि सर b के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है वो अपरिवर्तित रहेगा, तो b की घात जो है वो y रहेगा। इसको कह दो समीकरण नंबर 1, इसको कह दो समीकरण नंबर 2। और अब आप क्या करें, समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दें, तो 2r बटा r, 2 k से k कट गया, ऊपर क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ b की घात y से b की घात y कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2a की पावर x, नीचे क्या बचेगा a की पावर x। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू a की पावर x, इसको लिख सकते हैं a की पावर x, ये कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 की पावर x बराबर 2, यानी लिख सकते हैं कि x का मान होगा। तो हमारे पास x का मान 1 आ जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि a के सापेक्ष कोटि कितनी होगी, 1 होगी।
इसी प्रकार क्या ये क्लियर है? पहला पार्ट क्लियर है क्या? कितने बच्चों को पहला पार्ट क्लियर है? चैट बॉक्स में टाइप करें। पहला पार्ट क्लियर है क्या? पहला पार्ट ठीक है। ठीक है, तो कल बेटा एक काम करते हैं, हम वापस से यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को आ गया बिल्कुल ठीक है, बाकी कल से हम यहीं से वापस से स्टार्ट करेंगे। आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आप ये माने कि आपने जो है वो यहाँ तक पढ़ा है, लास्ट स्लाइड तक यहाँ तक हमने पढ़ा है। इसके बाद हम कल आगे बढ़ेंगे। वापस से इस एग्जाम्पल को हम वापस से कल करें, है ना। आप एक काम करें, आप जो है क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें कि आप कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में करेंगे। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 1 to 9 जो है एक्सरसाइज 1 में आप होमवर्क लिख लें कि हाँ आ जाओ। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये जो है वो आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1 में। और एक्सरसाइज 2 में भी आप टिक कर लें। एक्सरसाइज 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 29। इनको आप ट्राई कर लें, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। कर दो उसको बंद।